हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए जो आप सभी का बायोलॉजी विषय है उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम जीवन की मौलिक इकाई है, उसका फर्स्ट लेक्चर जो है आज मैं आप सभी के साथ करने वाला हूं। दोस्तों, आशा करूंगा आप लोग जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर इस अध्याय में जो आप सभी का बायोलॉजी विषय है, यानी जो आप सभी का जीव विज्ञान है, इसके पहले अध्याय में जो दिया गया है जीवन की मौलिक इकाई, ये किसके बारे में बात की जा रही है हमें बताना है। आखिर ये जो है जीवन की मौलिक इकाई, पहले हमें ये पता होना चाहिए ये जो है किसके बारे में बात की जा रही है। क्या वो डॉग है, या फिर ट्री है यानी पेड़ है, या फिर कोई फूल है, या फिर घास है, या फिर कोई मनुष्य है। हमें बताना है कि आखिर ये जो है जीवन की मौलिक इकाई जो है वो किसके बारे में बात की जा रही है, किसके मौलिक इकाई के बारे में बात की जा रही है। तो इस अध्याय में जो है इन सभी यानी जितने भी जीव है इन सभी के जो है मौलिक इकाई की बात की जा रही है। जीवन की जो है सभी जीवों की जो है जीवन की मौलिक इकाई की बातें की जा रही है। तो जीव के अंतर्गत जानते हैं आप लोग क्या आ जाते हैं। पहला आ जाता है जो है आप सभी का पादप यानी पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो, और दूसरा जो आ जाते हैं हमारे जो है वो हो जाते हैं जंतु। ये दोनों जीव जो है वो क्या हो जाते हैं, जीव के अंतर्गत आते हैं। तो इस अध्याय में हम इन दोनों जीव के मौलिक इकाई के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आखिर हमें बताना है इन दोनों जीवों के जो है मौलिक इकाई क्या होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन दोनों जीवों की, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, तो दीवार को बनाने में जितना भी सबसे जो छोटा पदार्थ होगा, इसमें जो सबसे छोटा जो कण होगा जो लगा होगा वो क्या होगा, इस दीवार का जो है मौलिक इकाई हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें ईंट जो है वो एक जो है इसका जो है जीवन की मौलिक इकाई हो जाएगी। जैसा कि ये हमारा चौक है, इस चौक में जो है हमें बताना इसका जो मौलिक इकाई क्या हो जाएगा, तो इसका जो एक कण होगा वो हो जाएगा इसका मौलिक इकाई। जैसा हमारा शरीर है, इसमें हमारा जो मौलिक इकाई क्या हो जाएगा, इसमें का जो स्किन है, स्किन का जो कोशिका है वो हो जाएगा हमारे जीवन की मौलिक इकाई। तो अब हमें बताना है कि पादप और जंतु के जो है वो कोशिका जो है जीवन की मौलिक इकाई होती है। यानी इन दोनों की मौलिक इकाई क्या होती है, तो इन दोनों की मौलिक इकाई कोशिका होती है। तो इस अध्याय में हम लोग जो है वह जो है कोशिका के बारे में और कोशिका के बारे में और कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा अंग है, जैसे हाथ है, मुंह है, नाक है, आंख है, कान है, वैसे ही जो कोशिका के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को कोशिका बताने वाला हूं, और कोशिका का खोज क्या किसने किया, कोशिका को खोज को क्या कहते हैं, आखिर रॉबर्ट हुक, लियोन हॉक, रॉबर्ट ब्राउन, ये सब कौन थे, मैं आप सभी को इसमें बताने वाला हूं। साथ ही साथ कोशिका के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही जो है कोशिका के जो है एक प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग जो अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहले कोशिका क्या है। तो अब हम लोग बात करेंगे कोशिका के बारे में। तो देखिए दिया गया कोशिका, यानी अब हम लोग जानेंगे आखिर कोशिका होती क्या है। तो यहाँ पे देखिए कोशिका जो है जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी जो है जीव जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, यानी चाहे वो पेड़ पौधा हो या फिर कोई जानवर हो या फिर कोई मनुष्य हो, इन सभी का जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या होती है, कोशिका होती है। यानी जो है अगर कोशिका नहीं है तो हमारा शरीर नहीं है। यानी एक एक कोशिका जो है मिलकर जो है हमारे शरीर को बनाती है। यानी कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। चैप्टर का नाम ही रखा गया है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। हमारे जीवन की जो संरचना है वो किससे हुई है, कोशिका से मिलकर हुई है। इसलिए जो है इस चैप्टर का नाम दिया गया है जीवन की संरचनात्मक इकाई। फिर देखिए आप सभी का दिया गया है यहाँ पे कोशिका का अध्ययन। अब हम लोग जानेंगे कोशिका के अध्ययन के बारे में। यानी कोई अगर मान लीजिए कोई मनुष्य है या फिर आप ही है, जो जब कोशिका के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग साइटोलॉजी कहेंगे। यानी कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं।
अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं अब इसके आगे कोशिका का जो खोज है वो किसने, कब और कैसे हुआ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कोशिका के खोज के बारे में। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कोशिका की खोज के बारे में। आखिर कोशिका की खोज कब हुई, कैसे हुई, और वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो चलिए देखते हैं कोशिका की खोज के बारे में। तो देखिए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी जो है सर्वप्रथम सबसे पहले जो है 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। आखिर इसका क्या मतलब है, मैं आप सभी को बताता हूँ। मृत कोशिका मतलब क्या होता है, यानी आप लोग अपने घर पे देख रहे होंगे, आपका जो आम का पेड़ होगा आपके घर के पास या फिर कोई और पेड़ होगा, तो उसमें जो आप देखेंगे काला कलर का जो छाल हो जाता है, जो बहुत ही कठोर रूप में होता है, जिसे आप लोग आगे चल के हम लोग उसको कोशिका भीति कहते हैं। यानी उसी का प्रयोग करके इन्होंने खोज किया। जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप 1665 ईस्वी में ही इन्होंने जो है क्या किया था, अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, और उसी माइक्रो स्वनिर्मित में यानी खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इन्होंने जो है उसका परीक्षण किया। यानी उस अंग का जो है, जो काट होता है जिसे हम लोग कर्क बोलते हैं, यानी हिंदी में बोले तो हम लोग छाल बोलते हैं, उसको उससे इन्होंने प्रयोग किया और अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने देखा, तो उसमें जो है इनको कोष्टक मिला। यानी कोष्टक जैसे यानी कक्षाओं जैसे संरचना मिली। जैसे मधुमक्खी की छत्ते आप लोग देखेंगे तो उसमें ऐसा ऐसा खंड पाया जाता है, वैसा ही उनको दिखाई दिया। तो उन्होंने जो है इसका नाम दिया, उन्होंने इसको नाम दिया जिसका नाम है कोशिका। उन्होंने इसी को कोशिका कहा था। और इनका जो अध्ययन था वो क्या था, मृत कोशिका के बारे में था। तो इनके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं जीवित कोशिका के बारे में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जीवित कोशिका के अध्ययन के बारे में। तो देखिए आखिर कौन से वो वैज्ञानिक है जिन्होंने जो है वो जीवित कोशिका की खोज की थी। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लियोन हक के द्वारा किया गया था, जिन्होंने जो है जीवित कोशिका की खोज की थी। और इनके अध्ययन को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं आखिर इन्होंने जो है जीवित कोशिका की खोज कैसे की। तो इन्होंने जो है जब जैसे 1665 ईस्वी में जब रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने मृत कोशिका की खोज की थी, तो उस समय उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी का भी खोज किया था। तो अपने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन्होंने खोज की थी। जैसे जैसे जो है लेंस में अब समय बीतता गया, तो लेंस में जो है परिवर्तन होता गया, लेंस और अच्छा होता गया। तब ये वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एंटोनी वान लियोन हक। इन्होंने जो क्या किया, इन्होंने जब परीक्षण किया, इन्होंने जब प्रयोग किया, तो उस समय इन्होंने देखा कि जो है जीवित कोशिका जो है, जीवित जो है जितने भी सूक्ष्म जीव है वो जीवित रूप से जो है घूम रहे हैं। यानी इन्होंने प्रोटोजोआ और जीवाणु को देखा, तो उस समय इन्होंने पाया कि जो है जब ये सूक्ष्मदर्शी से जब परीक्षण कर रहे थे, उन्होंने उस समय देखा कि जो प्रोटोजोआ जो है और जीवाणु जो है वो स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। तो उस समय इन्होंने बताया कि जो है यही जो है क्या है, जीवित कोशिका है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कोशिकीय संरचना के आधार पर कोशिका का जो है प्रकार। तो आइए अब हम लोग कोशिकीय संरचना के आधार पर कोशिका के समूह के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग जो है कोशिकीय संरचना के आधार पर कोशिका के समूह के बारे में बात करेंगे। आखिर जो है कोशिकीय संरचना के आधार पर कोशिका जो है कितने समूहों में बांटा गया है। तो देखिए, कोशिका को दो समूह में बांटा गया है। पहला जो है वो दिया गया है एक कोशिकीय जीव, और दूसरा जो है दिया गया है वह है बहुकोशिकीय जीव। अब हम लोग इन दोनों के बारे में बात करेंगे। आखिर जो है एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं या फिर बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक कोशिकीय जीव क्या कहलाते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे आप सभी का एक कोशिकीय जीव के बारे में। तो एक कोशिकीय जीव जो है वो क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आप सभी लोगों को मैं आप सभी को बताऊंगा। तो देखिए, दिया गया वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उन्हें या उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं।
यानी वैसे जीव जिनका शरीर, मतलब कोई भी वैसा जीव हो, या चाहे वो पादप हो या फिर जंतु हो, जिनका शरीर जो है एक कोशिका से बना हो, यानी उनके पूरे शरीर में एक ही कोशिका हो जो पूरे सभी कार्यों को संपादित करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में यानी एग्जाम्पल में हमारे हो जाएंगे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये तीनों जो है वो क्या है, एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल हैं, जिनका डायग्राम आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है आप सभी का अमीबा है, ये आप सभी का पैरामीशियम है, और ये जो है आप सभी का यूग्लिना है। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अब बहुकोशिकीय जीव के बारे में। अब मैं आप सभी को बहुकोशिकीय जीवों के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या होते हैं बहुकोशिकीय जीव। आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं जितना भी आप सभी को नोट्स लिखवाते जा रहा हूँ, यहाँ पे इन सभी नोट्स को आप लोग अपने कॉपी में राइट कर लेंगे, यानी लिख लेंगे, जिससे आपके जो है एग्जाम में आप सभी की मदद हो सके। तो चलिए देखिए बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। वैसे जीव जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यानी ऐसे जीव, यानी कोई ऐसे जीव जैसे हम लोग है या कोई जानवर है, यानी ऐसे जीव या फिर कोई पादप है, मतलब हमें बताना है ऐसे जीव जिनका शरीर जो है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी बहुत सारे, यानी नहीं एक ही प्रकार के, बहुत सारे नहीं, अलग अलग प्रकार के। जैसे हम अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, जैसे हाथ के लिए अलग कोशिकाएं जो होती है, हमारे जो लीवर है उसके लिए लीवर बनता है, उसके लिए अलग कोशिकाएं होती है, हमारी जो किडनी बनती है उसके लिए अलग कोशिकाएं होती है। हर चीजों के लिए अलग अलग कोशिकाएं हमारे शरीर में बनती है। तो चलिए देखते हैं कौन इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल जो हो जाएंगे, ये हो जाएगा कवक, दूसरा हो जाएगा पादप, और तीसरा हो जाएगा जंतु। कवक का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मशरूम को, और पादप में आप लोग पेड़ पौधे को, जामुन का पेड़ या फिर आप लोग आम का पेड़, किसी भी पेड़ को ले सकते हैं। जंतु के अंतर्गत आ जाएंगे हमारे मनुष्य, और आ जाएंगे यहाँ पे साथ ही साथ जानवर। मनुष्य और जानवर जो है ये जंतु के अंतर्गत आ जाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग जो है आप सभी को बताने वाला हूँ, दुनिया का जो है यानी विश्व का सबसे बड़ा जो है कोशिका कौन सी है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मनुष्य यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। इसको आप लोग नोट करेंगे, मैं आप सभी को आगे लिखवाने वाला हूँ इसको। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अब हम लोग बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए कौन कौन से हैं जो है सबसे बड़ी, छोटी और लंबी कोशिका कौन कौन सी है, मैं आप सभी को अभी बताऊंगा। तो देखिए इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मार्क क्वेश्चन है, आप सभी के एग्जाम में ये बिल्कुल आ सकता है। तो देखिए दिया गया विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, यहाँ पे आंसर में हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। उसके बाद देखिए विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, यानी माइकोप्लाज्मा जो है वो है विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे मानव शरीर के अंतर्गत सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और लंबी कोशिका के बारे में। तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मादा का अंडाणु, यानी मानव शरीर का जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मादा का अंडाणु, जिसको हम लोग गर्भ बोलते हैं। फिर देखिए आप सभी का दिया गया मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, यहाँ पे आंसर में हो जाएगा आपका पुरुष का शुक्राणु। फिर देखिए आप सभी का दिया गया है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, इसको क्या कहते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, जिसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर यानी दूसरे चैप्टर 2 जिसका नाम है उत्तक, और इस चैप्टर में भी है
जिसका नाम है तंत्रिक, इसका एक टॉपिक है जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका। यानी ये क्या करता है, संवेदनाओं का जो है संचालन करता है, यानी मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो इसके बारे में हम लोग जब ये टॉपिक आएगा उस समय हम लोग विस्तृत रूप से इसके बारे में बातें करेंगे। चलिए आगे हम लोग बातें करते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत आखिर किसने दिया था, कब और कैसे, कौन कौन से वैज्ञानिक थे। तो अब हम लोग जो है बातें करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, अब हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए कोशिका सिद्धांत हमारा टॉपिक है, कोशिका सिद्धांत। अब यहाँ पे देखना है कोशिका सिद्धांत का खोज कब और कैसे हुआ, उसमें उस कोशिका सिद्धांत का अंतर्गत क्या क्या चीजें हमें बताई गई। तो देखिए सन 1838 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन तथा 1839 ईस्वी में टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका मतलब यानी ये दोनों वैज्ञानिक जो थे, ये लोग क्या किए 1838 ईस्वी में और एक वैज्ञानिक 1839 ईस्वी में, यानी एक साल के अंतर्गत इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका के ऊपर अध्ययन किया, उनका खोज किया, उनके बारे में जाना और उनसे संबंधित एक सिद्धांत दिया। जिस सिद्धांत से क्या होता है, यानी इस सिद्धांत के अनुसार, यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत दो चीजें हैं। पहली, सभी जीवों की रचना कोशिका से हुई है, यानी जितने भी धरती पे जितने भी जीव है, यानी पूरे विश्व में जितने भी जीव है उन सभी की रचना जो है किससे हुई है, कोशिका से हुई है। दूसरा, उपापचय संबंधित क्रियाएं कोशिका में होती है। और ये जो दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, उपापचय संबंधित क्रियाएं वो क्या होती है, कोशिका के अंदर होती है। उसके बाद 1855 ईस्वी में, अब कुछ सालों के बाद 1855 ईस्वी में आर विर्चाउ नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा कि पहले से मौजूद कोशिकाएं नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती है। यानी जितने भी पहले से पुरानी कोशिकाएं हैं वही जो है क्या करती है, नए कोशिकाओं की उत्पत्ति करती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा हाथ जो है कट जाता है, या फिर यहाँ से मान लीजिए यहाँ से चमड़ा जो है हमारा हट गया है, तो यहाँ पे चमड़ा आएगा कैसे, ये चमड़ा किस चीज से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो पहले से मौजूद कोशिकाएं होती है वो इसको मदद करती है, इसको बढ़ने में, अपना विभाजन करती है। यानी आगे चल के हम लोग बातें करेंगे विभाजन क्या कहलाती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यानी ये अपने आप को बांटती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अमीबा जो है जब बड़ा हो जाता है तो अपने आप को टूट कर उसका जो है केंद्रक जो है टूट कर जो है दो भागों में बढ़ जाता है और उससे दो अमीबा का निर्माण हो जाता है। यानी एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार जो है यहाँ से हमारा जो है यहाँ से अंगुली कट जाएगा तो यहाँ से कोशिकाएं जो है विभाजन होगी, यानी कोशिकाएं बढ़ेगी। जितना बढ़ेगी वो विभाजित होती जाएगी और उससे जो है क्या हो जाएगी, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होगी। वही जो है आर विर्चाउ नामक वैज्ञानिक जो है हम लोगों से बता रहे हैं। फिर देखिए उसके बाद आ रहे हैं डी बेरी एवं सुलज। ये दो वैज्ञानिक है जिन्होंने यह साबित किया कि कोशिकाएं जीव द्रव्य से बनी छोटी छोटी रचनाएं हैं जिनमें केंद्रक पाए जाते हैं। यानी इन्होंने बताया कि जो कोशिका होती है उनके अंदर एक द्रव्य भरा होता है और इन्होंने कहा कि ये जो है क्या कहलाती है, ये जो है छोटी छोटी होती है और इनके अंदर जो है एक केंद्रक होता है, यानी एक न्यूक्लियस होता है जो इन सभी कोशिकाओं का क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी जैसे कि हम लोग जानते हैं एक कंप्यूटर जब सेटअप हम लोग लेते हैं तो उसका कंट्रोलर कौन होता है, यानी उसका ब्रेन कौन होता है, एक सीपीयू होता है। उसी प्रकार हमारा कंट्रोलर कौन है, हमारा मस्तिष्क है। उसी प्रकार आप लोग जब मोबाइल लेंगे तो उसका कंट्रोलर अलग होता है। तो उसी प्रकार हमारे जो कोशिका होती है उसका कंट्रोलर जो है क्या होता है, कंट्रोल रूम होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं या फिर इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। तो आगे देखिए 1884 ईस्वी में स्टार्सबर्गर नामक, यानी 1884 ईस्वी में जो है स्टार्सबर्गर एक और वैज्ञानिक कहते हैं जो बताते हैं कि केंद्रक जो है वो पैतृक लक्षणों पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। यानी इसका मतलब यह हुआ, इन्होंने बताया कि जो केंद्रक होते हैं, मान लीजिए एक माता पिता है और उनका जो भी गुण है
माता और पिता का गुण मिलाकर वो बच्चों के अंतर्गत आती है, वो गुण जो है बच्चों के अंदर आती है। वही बोला जा रहा है कि ये जो केंद्रक है इनका लक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, दादाजी से उनके पिता को, पिता से पुत्र को, और उससे उसके पुत्र को मिलेगा, उसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह स्थानांतरण होती रहती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे और आप सभी को ये जो है पूर्ण रूप से हम जितना भी अध्ययन कराए हैं आपको अभी, वो सभी आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, थैंक यू।